नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे निर्देशक ब्रजेश त्रिपाठी से। ब्रजेश त्रिपाठी का जन्म बनारस में हुआ, फिर पूरा परिवार मुंबई आ गया। ब्रजेश त्रिपाठी के फादर आर्मी में थे, लेकिन ब्रजेश त्रिपाठी ने शुरुआत में बॉडी बिल्डिंग की और अनिल कपूर के फिजिकल ट्रेनर भी रहे। फिर वहीं से फिल्मों में इंटरेस्ट जागा। उसके बाद फिल्म पुकार में ब्रजेश त्रिपाठी ने असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और उसके बाद फिल्म चाइना गेट में भी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। तो सहारा के टीवी सीरियल तलाश में भी असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद फिल्म बटालियन 609 के निर्देशक रहे हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये बटालियन 609 फिल्म की तस्वीरें हैं और इस फिल्म को निर्देशित किया है ब्रजेश त्रिपाठी ने। तो साथ ही फिल्म कांधार में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहे हैं और बहुत सारी फिल्मों के निर्देशक भी रहे हैं। उसमें कुछ स्टेट वाइज जो ब्रांड्स होते हैं उसके निर्देशक रहे हैं और आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके निर्देशन के सफ़र के बारे में। और इनकी बहुत जल्दी कुछ और इंटरेस्टिंग फिल्में आने वाली है, जिसमें बाप का नाम, अमिताभ बच्चन, इसके अभी पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर, प्री प्रोडक्शन को लेकर इस पर भी काम चल रहा है। इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है और इसके स्टोरी और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं ब्रजेश त्रिपाठी। और साथ ही एक और फिल्म आने वाली इंटरनेशनल, द इमिग्रेंट। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनका जो निर्देशन का सफ़र था वो कैसा रहा और उसके बाद फिर इनकी जो अपकमिंग फिल्में हैं, जो इनके काम है, उसमें एक्सपीरियंस कैसा था। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे निर्देशक ब्रजेश त्रिपाठी से। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान ब्रजेश त्रिपाठी को। इत्तेफाकन इनका इस इंडस्ट्री से जुड़ना हुआ। शुरुआत में अनिल कपूर, सुनील शेट्टी के फिजिकल ट्रेनर भी रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं निर्देशक ब्रजेश त्रिपाठी। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू सर, आपने बुलाया मुझे शो पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश जी, शुरुआत में आप बॉडी बिल्डिंग करते थे और फिर अनिल कपूर जी के आप फिजिकल ट्रेनर भी रहे। तो इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? कि आप क्या कुछ प्लान था? क्या बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते थे? एग्जैक्टली क्या करना चाहते थे आप? कैसे इस इंडस्ट्री में आपका आना हुआ? ये प्लान बिल्कुल नहीं था। मैं सुनील शेट्टी की बिल्डिंग में, जो पृथ्वी है, वहां पर ट्रेनिंग कराता था सुनील शेट्टी को बॉडी बिल्डिंग में जी। अब वहां से एक दोस्त बने थे जिनके कारण मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मिस्टर माधव पुजारी। माधव पुजारी का बैकग्राउंड ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग के फेडरेशन के सेक्रेटरी थे उस समय। अल्टीमेट फिटनेस एक जिम है वालकेश्वर में, तो वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया था डांट मारने के लिए। अच्छा, डांट क्यों? किस वजह से? और वहां पर मैं पहुंचा, जब मेरी बातचीत शुरू हुई उनके साथ, तो कुछ 3-4 घंटे में पूरा माहौल ऐसा हो गया कि उन्होंने अनिल कपूर की वाइफ को फोन कर दिया, सुनीता जी को। अच्छा। और कहा कि एक ट्रेनर मिला है मुझे, मैं वो देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो इनको ढूंढ रही थी, अभी वो पिक्चर एक बन रही थी उनकी पुकार। अच्छा। लुकिंग फॉर अ ट्रेनर ऑल्सो। तो वहां से मेरी शुरुआत होगी। और बाकी फिर ऐसा है कि फिर अनिल कपूर को मैंने ज्वाइन किया था फिजिकल ट्रेनर। और उस समय, और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऐसे रहे कि माहौल ही पूरा फिल्म का हो गया। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये बात जरूर जानना चाहेंगे मैं दर्शक, आपको डांटने के लिए बुलाया था? अच्छा, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया था और उस कारण आपको डांटने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर उन्होंने सीधे अनिल कपूर की वाइफ को फोन कर दिया? क्या आपने जादू कर दिया? ये ऐसी बातें, उन्होंने कुछ डांटने के लिए बुलाया था, किसी से झगड़ा हो गया था जो मिडिल मैन थे उनके कारण। लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी समझी और मेरी इनोसेंस समझी और मेरे काम करने का तरीका समझा, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। उन्होंने बोला यार ये लड़के की गलती नहीं है। और मेरी उम्र सिर्फ 18 या 19 साल थी, 19 या 20 साल थी मेरे ख्याल से। तब उन्होंने तुरंत अनिल कपूर की वाइफ को फोन लगाया और बोला सुनीता जी को, आई हैव फाउंड अ ट्रेनर फॉर यू, शुड आई सेंड हिम टुमारो? कल भेज दूं मैं? तो बोले हाँ भेज दीजिए। तो दूसरे दिन ही मैं चला गया। तो वो 4 घंटे में जो बदलाव हुआ पूरे जीवन में, वो एक अचंभा था मेरे लिए। तो फिर जब आप दूसरे दिन जब गए अनिल कपूर जी के घर, तो कैसा माहौल था? कैसा रिस्पांस मिला आपको? और क्या सोचकर आप गए थे कि क्या करना पड़ेगा, क्या कहेंगे उन लोग, आप क्या कहेंगे? ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होंगी। देखिए, ऐसा होता है बेसिकली, आप जब आज की तारीख में जाते हैं तो आपकी एक टेस्ट ली जाती है। आपको पता है, पूछा जाता है कि आपके सारे मसल्स के नाम लीजिए, आप पूरा एक
बताइए कि एक्सरसाइज कौन कौन सी करते हैं, ये होता है आज के दिन। उस समय अनिल कपूर जी और सुनीता जी के साथ जो मुलाकात हुई बड़ी सिंपल हुई। बहुत अच्छे लोग हैं अनिल कपूर और सुनीता मैम, और अनिल कपूर का पूरा परिवार बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे समझा, बात की, 2-3 चीजें बताई ऐसी, तो मैंने भी बताया कि आपने बॉडी कहाँ कहाँ दिखाई है, जाबाज में दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, तो ये सब। और बोले कि ठीक है। मैं उनको भी पता था कि वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, लेकिन ही वांटेड टू बी स्टेइंग फिट रहने का। उन्होंने 15 मिनट में ओके कर दिया, बोले ब्रिजेश कल से आना शुरू कर दो। अच्छा, ये बड़ा एक अचंभा लगता है उन परिवार के लिए कि ट्रस्ट फैक्टर उनका बहुत है लोगों के ऊपर कि आप आइए काम करिए उनके साथ। ये बड़ी अच्छी बात है अनिल कपूर और फैमिली की लगती है जी। उसके बाद फिर जब आपने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया होगा तो फिर कुछ एक इंटरेस्टिंग वाकया मुझे लगता है एज ए ट्रेनर आपका जरूर हुआ होगा। उसके बाद फिर वो तो फिल्म स्टार थे ही है, आप ऐसे बॉडी बिल्डिंग की तरफ से आप गए थे, फिजिकल ट्रेनर थे आप, फिर आप भी इस इंडस्ट्री में कैसे जुड़ गए? क्या जैसे कहते ना कि अगर पानी में अगर कोई रंग मिले तो रंग पूरी तरह से घुल मिल जाता है और पानी का कलर भी बदल जाता है, तो क्या आप उनके रंग में आप भी रंग गए थे? कैसे उन्होंने आपको इनवाइट किया या फिर खुद आपकी इच्छा जागी कि मुझे भी इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? देखिए क्या हो, जब मैं अनिल कपूर को मैंने ज्वाइन किया ना, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो अनिल जी बताते थे मुझे। अनिल जी मुझे ये समझाते थे कि डायरेक्शन क्या होता है, क्या करना चाहिए, तुमको एक्टिंग करना चाहिए। तो मेरा झुकाव एक्टिंग के बदले, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स हुए हैं आज तक फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक्टिंग की तरफ झुकाव है। अच्छा। मेरा वो झुकाव एक्टिंग को छोड़ के डायरेक्शन की तरफ ज्यादा चला गया। मैंने बोला मुझे एक अच्छे डायरेक्टर के साथ संग करना है, मुझे एक काम करना है। तो अनिल जी ने, मतलब इतने बेहतरीन आदमी, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया। जब पुकार बनी तो उन्होंने राजकुमार संतोषी को सन एंड सन होटल में बोल दिया था कि ये लड़का आपको असिस्ट करेगा। तो एक मतलब जो चेंजेस आ रहे थे वो क्रिएटिव फन में बहुत आ रहे थे और थॉट प्रोसेस में बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। तो जब आप एज ए असिस्टेंट जुड़े आप पुकार फिल्म में राजकुमार संतोषी के, तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला और पहला दिन कैसा रहा? क्योंकि आप एज ए पहले फिजिकल ट्रेनर थे, सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर नहीं होंगी, या फिर यहाँ पर भी आप कुछ प्रिपरेशन के साथ गए थे कि मेरी कम से कम, अगर अनिल कपूर जी ने मुझे रिकमेंड किया तो कम से कम तैयारी के साथ जाओ, ये नहीं बोले कि किस लड़के को भेज दिया है? देखिए, जो जितनी मैंने वाकया बताई आपको अनिल कपूर के साथ, अगर आप पूरी प्रोसेस को समझे तो बहुत इजी था जी। अब मैं उल्टा हो जाता राजकुमार संतोषी के बाद, आप 5वें या 6ठे असिस्टेंट हो जाते जिनको क्लैप भी नहीं दिया जाता। अब आप वेट कर रहे हो कि आपको क्लैप मिले, कंटिन्यूटी मिले, कुछ ना कुछ काम करने को मिलेगा, और राजकुमार संतोषी यहाँ कोई काम करने नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। एक बड़ा उल्टा दे रहे, क्योंकि उनका प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है राजकुमार संतोषी जी का। उनका है कि पहले ऑब्जर्व करो, समझो, फिर आओ देखो धीरे धीरे। और वो कहते हैं जो 5वां नंबर है तो पहला हटेगा तो तुम्हारा नंबर 5वां से चौथा होगा, तो वेट करो। उनका पेशेंस का लेवल बहुत है जी। आप पेशेंट रहो। और आदमी जब असिस्टेंट बनता है तो कोई भी असिस्टेंट बनता है तो उसको ऐसा लगता है आज सीख लूं और कल पिक्चर बना दूं। और राजकुमार संतोषी हरदम समझते थे इस बात को, बोले वेट करो, पेशेंस का लेवल है ये। तो वो पेशेंट मतलब बहुत धीरे धीरे, वो एक असिस्टेंटों के झगड़े, वो असिस्टेंटों की चीजें, वो सब बड़ी चलती रही। मतलब एक सीखने का प्रोसेस था वो। तो कितना समय लग गया वो 5वें से 1 नंबर में आते आते आपको? सर 5 में 1 नंबर आते आते मैं आ ही नहीं पाया, क्योंकि राजकुमार संतोषी के यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी और सीखने का मकसद कम हो रहा था। लेकिन मैंने बहुत सारी सीखे। उनके पास एक किताब हुआ करती थी, अल्फ्रेड हिचकॉक बाय ट्रूफो। और राजकुमार संतोषी पढ़ने के बड़े आदी थे, तो वो जब किताबें उन्होंने जो ऑब्जर्व करके दी हैं कि उन्होंने पढ़ने के लिए बोला अल्फ्रेड हिचकॉक बाय ट्रूफो लिख लो, ये सारी बुक ले लो, सिडनी फील्ड की बुक ले लो, स्क्रिप्ट राइटिंग की ले लो, आपको समझ में आएगा पिक्चर लिखी कैसे आती, वो सारी। फिर मैं सुधीर मिश्रा को ज्वाइन किया। तलाश में मैं एसोसिएट था सुधीर मिश्रा जी का। तलाश ये टीवी सीरियल था सहारा का? हाँ जी, ये टीवी सीरियल था सहारा का? ये टीवी सीरियल था सहारा का। वहां पे मैं जाया, सुधीर जी से मैंने सीखा बहुत कुछ। मुझे ऐसा लगता है सुधीर मिश्रा जी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी इंडिया के, जहां पर वो कैमरा रखते हैं और उनका कैमरा से जो बातचीत करने का तरीका है, फिल्म को, मीडियम को देखने का, वो किसी के पास नहीं। क्या बात है। ये बात मैं बोलूं, कैमरा रखना आज भी भारत में डायरेक्टरों को चैलेंज लगता है। कहानी ब्रिलियंट होगी लेकिन कैमरा नहीं रख पाएंगे। सुधीर मिश्रा कैमरा रखता है। He says the story with the camera। वो एक कमाल बात है। तो वहां पर क्या शुरुआत 5वें नंबर से करनी पड़ी या दूसरे, तीसरे या 1 नंबर नहीं से? वहां तो देखिए एक बात बताता हूँ मैं कि बड़ा अंतर था। राजकुमार संतोषी के यहाँ बहुत लग्जरी थी, सुधीर मिश्रा जी के पास कोई लग्जरी नहीं थी। जब मैं पहली बार गया तब तलाश बन रही थी, फिर एक दूसरी पिक्चर आई कलकत्ता मेल, दैट वाज द बिगेस्ट फिल्म सुधीर हैड एवर गॉट। तो मुझे पता चला कि वहाँ कोई स्ट्रगल ही नहीं था, वहाँ कोई आता ही नहीं था असिस्टेंट बनने के लिए। अच्छा। काम ही नहीं रहता था 6-6 महीना।
तो वहां पर बहुत इजी था सुधीर जी के साथ मिलना जुलना, उनके लेकिन साथ मुझे associate लगता है करना। वहीं पर आपको एक्सपोजर ज्यादा मिला होगा और ज्यादा करने करेक्ट के लिए आपको फिजिकल तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ज्यादा आपको मिला होगा। यहाँ तो करेक्ट आप करेक्ट करेक्ट थियोरिटिकल तौर पर आप सीख रहे होंगे कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करूंगा, लेकिन वो सारी चीजें आपने वहां पर उसको अप्लाई की होगी। करेक्ट, वो चीजें अप्लाई होती है जब आप डायरेक्टर के पास रहते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हो जो कोई नहीं सिखा सकता आपको। हाँ इट्स लाइक मतलब वो रूल बुक वाली नहीं चीजें सीखते हो आप, ऐसी सीखते हो जो सारे रूल्स होते हैं लेकिन वो बुक में नहीं लिखे गए, जी। वो कमाल था। हाँ अच्छा, फिर मैं फिल्म संजय चाइना खन्ना गेट का में भी भी। एसोसिएट डायरेक्टर था। जी जी बिल्कुल, हाँ कुछ कह रहे थे आप, उसको बात कंप्लीट कर दीजिए आप। मैं संजय खन्ना का फिर एसोसिएटेड डायरेक्टर था। एक फिल्म थी जुनून चंद्रचूड़ और शिल्पा शेट्टी के साथ, वो हाँ रिलीज नहीं हो पाई कुछ कारणों, बट वहां पर भी रहा। तो ये प्रैक्टिकल जो लेवल होता है ना एसोसिएट डायरेक्टर और एसोसिएट हाँ डायरेक्टर का, वहां बहुत कुछ सीखने नहीं, मिलता और है। मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर अक्सर ये भी कहा जाता है कि डायरेक्टर तो नाम का होता है, एसोसिएट डायरेक्टर सारा काम करता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको कुछ और ज्यादा करने को मौका मिला होगा। सर देखिए, ये बात बोली जाती है लेकिन है नहीं। जब तक डायरेक्टर इज अ विजन, आपको विजन के सामने देखिए, हाँ डायरेक्टर विजनरी होता है, विजन के बाद जो आता है वो मैन पावर आता है। वो हाँ सही है कि दिखता मैन पावर है, लेकिन विजन इसके पीछे होना बहुत जरूरी है। जी अगर अच्छा विजन, जैसे राजकुमार संतोषी का विजन बहुत अच्छे थे, सुधीर मिश्रा के पास विजन बहुत अच्छे हैं, हाँ मतलब ये विजनरी है, तो फिर आपको काम करने पे बहुत मजा आता है जब वो विजन करेक्ट होता है। जी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 डायरेक्टरों के साथ मैंने और काम किया, उनके पास कोई विजन नहीं था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा मुझे नहीं काम करना, पैसे के लिए भी नहीं काम करना, विजन के लिए। तो लेकिन मेरे लिए लेकिन तो नाम focus बड़ा on था उन डायरेक्टरों का, नाम नाम बड़ा था डायरेक्टरों का। हाँ, नाम था बड़ा था, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं ठीक है ना, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है शायद इसलिए कुछ फिल्मों के हश्र भी उनके बड़े खराब होते होंगे, जो आजकल स्थिति चल रही है बॉलीवुड की, कि अक्सर कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है बॉलीवुड। ये बात आपकी सही है कि मुश्किल दौर से गुजर रहा है बॉलीवुड इस हाँ वक्त। मतलब एक रियलिटी चेक हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है वैसे हाँ रियलिटी चेक हो रहा है कि तो कौन सी पिक्चरें चलेंगी। लेकिन मुझे क्योंकि लगता आप है कि देखिए 4-5 इसकी शुरुआत अभी 1-2 सालों से नहीं, वो जो आप जिक्र कर रहे थे, मैं जिन डायरेक्टरों का नाम नहीं लूंगा, उनके पास विजन नहीं था, मुझे लगता है उस वक्त से शुरू हो गया। तो क्योंकि अगर आपके ऐसे डायरेक्टर इंडस्ट्री में रहेंगे तो आगे चल के भविष्य तो कुछ खराब तो होगा ही, जिसके पास विजन नहीं होगा तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात बोल रहे हैं सर। विजन नहीं होने, प्रॉब्लम यहाँ विजन देखना बहुत जरूरी है हर डायरेक्टर को, एक्टर के हाँ साथ। सिर्फ मार्केटिंग प्रोजेक्ट बना के पिक्चर नहीं चलने वाली है। जी बिल्कुल। अच्छा, चाइना गेट बड़ी हिट फिल्म रही है और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है, इसमें भी आप असिस्टेंट रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ आपको कुछ अलग सीखने को मिला, अलग आपका एक्सपीरियंस रहा जो बाकी फिल्मों में नहीं था, यहाँ से कुछ आप डिफरेंट और कुछ एक अलग सिक्का लेकर, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, बहुत ही इसका शूटिंग भी इसकी अलग थी, वो जो टिपिकल बॉलीवुड फिल्में होती उस तरह की नहीं थी कि आइटम सॉन्ग हो गया, आइटम सॉन्ग तो इसमें था छम्मा छम्मा, लेकिन जो परिदृश्य था वो बहुत ही अलग था वो। करेक्ट है, चाइना गेट बहुत अलग फिल्म थी। हम अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले, असिस्टेंट डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ले, तो मैंने कभी घुड़सवारी सीखी नहीं थी। अच्छा। और सेट बहुत बड़ा था, कम से कम 2-3 किलोमीटर का सेट था बड़ा। ओह। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहता कि 3 कैमरा लगे हैं, तो क्लैप देना है आपको। हाँ अब जब क्लैप देना है तो एक जगह से दूसरे जगह तो आप भाग ही नहीं सकते। अच्छा, तो घोड़े में बैठ के जाते थे आप? नहीं, फिर उसमें घुड़सवारी सीख ली मैंने। फिर एक जगह से दूसरी जगह में क्लैप घोड़े पे देने आता था, बड़ा आनंद आता था कि लंच के बाद मैं घुड़सवारी सीखता था, फिर क्लैप भी घोड़े पर देता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या बात है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। नहीं वाकई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारे लोग घोड़े पे ही सवार हैं, चाहे वो हीरो हो, चाहे विलन हो, और असिस्टेंट डायरेक्टर भी घोड़े पे सवार हो के जा रहे हैं। घोड़े पे सवार, क्लैप देना बहुत लंबा है ना, सेट बहुत लंबा था सर। कभी ऐसा हुआ कि आप घोड़े पे बैठे हो, घोड़ा थोड़ा अनकंट्रोल हो गया और जाना कहीं और था, कहीं और निकल गए? स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है गैलप करने पे। जब घोड़े को आप सीख रहे हो, जब 1 फुट मारते हो, दूसरा फुट मारते हो, और फिर गैलप करने की बात होती है ना, जब वो पहली बार गैलप लेता है तो आपको बहुत घबराहट होता है, क्योंकि वो स्मूथ होना शुरू हो जाता है। हाँ। मैं बहुत 3-4 बार डर गया था, क्योंकि मैं नसीर साहब का काला एक घोड़ा था, वो ज्यादा चलाता था। अच्छा। तो मुझे वो डर लगने लगा था गैलप करने, लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, आप उसको लेफ्ट राइट लेग से हैंडल करिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत डर लगता है पहली बार जब आप सीख रहे हो। बहुत बढ़िया। अक्सर आपने यही सुना है कि जो एक्टर होते हैं उनको स्विमिंग आनी चाहिए, उनको घुड़सवारी आनी चाहिए, लेकिन ये असिस्टेंट डायरेक्टर को भी घुड़सवारी आनी चाहिए अगर कोई ऐसी फिल्मों में शामिल हो रहे हैं तो। नहीं, सेट बड़ा था सर, मैं वापस रिपीट करूंगा, सेट बड़ा था, मजबूरी थी सर। नहीं नहीं अच्छा, लेकिन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वाक्य था। अच्छा, लेकिन और एक बहुत अच्छा था कि बहुत अच्छे लोकेशन थे, हम्पी में हमने शूट किया था, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, एक्टर्स अमेजिंग थे, जो किरदार थे ना, आप हर फिल्म मैंने किया है, लेकिन जो ये फिल्म की थी ना चाइना गेट,
मैंने जी। और फिर उसमें क्या था कि हर एक्टर एक लाइन पढ़ के दे वर रेडी टू आंसर। हाँ। मतलब उन्होंने लाइन को गो थ्रू की और रेडी है, चलिए टेक लीजिए। हाँ। बहुत सारे एक्टर के टाइम लेते, रिपीट लेते, टेक पे टेक लेते, गलती करते, भूल जाते। जी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, दे वर रेडी विद एवरीथिंग एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस टू लर्न एक्टिंग हाउ दे डिलीवर्ड इट। तो मुझे लगता है सारे लीजेंड एक्टर उसमें थे, सारे लीजेंड एक्टर थे, कोई भी। सारे। हाँ, अगर हम नए बोले तो मुझे लगता है मुकेश तिवारी थे उसमें नए, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग से ऐसा समा बांधा है कि वो एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ हो गए। अच्छा, हमने कुछ ऐसी खबरें सुनी है इस फिल्म को लेकर कि मुकेश तिवारी ने अपने कैरेक्टर को जीवन बनाने के लिए बहुत समय तक नहाया नहीं था। क्या ये सत्य है कि क्या एग्जैक्टली इसको लेकर? ये सत्य बात है, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत क्लोज रह चुका हूं। मैं बता दूं, राजकुमार संतोष जी ने बोला था कि ब्रजेश तुम अनिल कपूर के ट्रेनर हो, तो एक तुम ट्रेनर प्रोवाइड कर दो मुकेश तिवारी को, तो ताकि मुकेश से दिल्ली में मिल लो। तो मैं NSD रेपेट्री गया मुकेश तिवारी जी से मिलने। तो मुकेश तिवारी एक नॉर्मल लीन पर्सन रेपेट्री के एक्टर थे। तो मैंने बोला उनको एक ट्रेनर प्रोवाइड कर दो। फिर वो ट्रेनर एक प्रोवाइड कर दिया मैंने बॉम्बे से, जो हमारे बालकेश्वर में अल्टीमेट फिटनेस में से ही था। तो एक ऐसी जगह जहाँ से बेसिकली कुछ बहुत अच्छे ट्रेनर निकले हैं। तो वो गया उनको ट्रेन कर। और मुकेश तिवारी जी से मैं जब भी कांटेक्ट करता था, वो एक अपने वो जगीरा बन चुके थे। अच्छा। एवरीडे लाइफ जी रहे थे जगीरा का। तो ही हैज लिव्ड हिज लाइफ इन दैट एंड आई बिलीव ही इज अ वेरी गुड एक्टर। क्या बात। उनको बहुत सारा चीज अभी तक नहीं मिला है जो डिजर्व करते हैं, लेकिन मुकेश तिवारी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। बिल्कुल। और मुझे लगता है वो तो जो उनका कैरेक्टर, वो माइलस्टोन कैरेक्टर है। अब मेरी व्यक्तिगत राय, उस कैरेक्टर के बाद उससे बड़ा कैरेक्टर अभी तक उनको वैसा नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक असिस्टेंट डायरेक्टर का सपना होता है कि मुझे इंडिविजुअल डायरेक्टर बनना है, मुझे अब किसी का अंदर काम नहीं करना है, मुझे अपना परसेप्शन है, मेरा थॉट है, मेरा ओपिनियन है, वो मुझे उतारना है। फिर ये कब आपका पूरा हुआ और कैसे पूरा हुआ और क्या था? वो विज्ञापन फिल्म थी या फिल्म थी आपकी? क्योंकि बटालियन 609 के तो आप निर्देशक ही हैं आप, लेकिन इसके पहले भी कुछ और आप काम कर चुके थे ऐसे इंडिविजुअल डायरेक्टर? देखिए क्या होता है, एक पड़ाव रहता है। जैसे मैं बता दूं, अनिल कपूर जी थे, राजकुमार संतोष जी थे, सुधीर मिश्रा थे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया था, रेंज ऑफ लर्निंग बहुत हो गई थी। आपकी हॉलीवुड की सिनेमा, इंडियन सिनेमा, वास्ट सिनेमा, जो भी आर्ट सिनेमा, अगर आप समझे तो कमर्शियल राजकुमार संतोषी, आर्ट डायरेक्टर मिस्टर सुधीर मिश्रा, अनिल कपूर टोटली हार्डकोर कमर्शियल फ्रॉम साउथ की फिल्में, ये पूरी ट्रेनिंग हो चुकी। लेकिन जब अपनी पिक्चर बनाने की बात आती है ना, तो आदमी को इंडिपेंडेंट अपना नाम बेचने में बहुत तकलीफ होती है और उसको जो हर असिस्टेंट डायरेक्टर को करना पड़ता है, जो मेरे साथ भी करता। जब आप पिक्चर में आओ, फिर वो बोलते स्टार कास्ट क्या है, हीरोइन क्या है, फिर आप स्टार कास्ट के पास जाओ, हीरोइन। और बेसिकली जब आपका बैकग्राउंड फिल्मी ना हो, जब आपके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री से ना हो और आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो और धक्का खाना पड़ता है। अब मैंने उसके बीच में लिखी थी, मेरी पिक्चर लिखी थी मैंने बटालियन से पहले, वो था बाप का नाम अमिताभ बच्चन, जिसके लिए मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। वो एक पिक्चर बना दी मुझे। फिर मैंने एक और पिक्चर लिखी थी कॉन्डम करके, वो अभी तक बनी नहीं, उसकी स्क्रिप्ट रेडी है। तो उसके बीच में शोएब इब्राहिम मिले और हम लोगों ने वर्कआउट किया कि कुछ ना कुछ करते हैं। तो वी स्टार्टेड ऑन बटालियन 609 और ये दुबई से प्रोड्यूसर आए थे नए। अच्छा। मेरे ख्याल दुबई नहीं, ओमान से आए थे और उनको देशभक्ति पे फिल्म बनानी थी। तब ये बटालियन जो लिखी थी मेरे पास, पुरानी स्क्रिप्ट थी, वो मैंने उनको सुनाया देशभक्ति की, एंड इट क्लिक्ड इमीडिएटली एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर धीरे धीरे फॉलो अप करता रहा। अच्छा, हम देख रहे हैं, कुछ फोटोज देख रहे हैं, इसमें मोदी जी भी हैं इसमें और बहुत सारे इसमें कैरेक्टर भी हैं। तो थोड़ा सा जिन दर्शकों ने फिल्म नहीं देखी, अगर आप थोड़ा सा एक कहते हैं ना वन लाइन स्टोरी आप लोग की भाषा में, अगर आप थोड़ी एक वन लाइन स्टोरी बता दें इस फिल्म को लेकर, तो मुझे लगता है दर्शक इसको और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग किरदार दिख रहे हैं। मोदी जी तो उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह की फिल्म थी ये? और क्योंकि देखिए, मैं इस चीज़ एक दर्शकों को जरूर फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके फादर भी आपके आर्मी में रहे हैं और जो आपकी पहली फिल्म है, ये भी मुझे लगता है उसी आर्मी बैकग्राउंड की फिल्म है जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए, बटालियन 609 कहानी है जो 1947 में देश हमारा आजाद हुआ था और पाकिस्तान बटा था तभी। अब ये झगड़ा हमारा ना बॉर्डर सीमा पे ना तब से आज तक चले आ रहा है। और इसके लिए ना 1-2 जाने हर दिन चली जाती है, हमारे इंडियन सोल्जर्स मर जाते हैं या पाकिस्तानी रेंजर्स चले जाते हैं जी। अब इसको अंत कैसे किया जाए या कैसे किया जाए, ये भारत पाकिस्तान में खेल कूद बढ़ाकर ही खत्म किया जा सकता है। अगर आप कोई झगड़ा को सोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो आप जिसके साथ खेल रहे हैं दुश्मन के साथ भी, वो भी आपका दोस्त हो जाता है। तो ये स्टोरी है, इंडियन सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स एट द बॉर्डर प्ले अ क्रिकेट मैच टू फाइट आउट द सोल्यूशन फॉर द लैंड। मतलब ये भारतीय सोल्जर्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स क्रिकेट मैच खेलते हैं बॉर्डर पर। अच्छा। ये पूरी कहानी। और
इसका सोल्यूशन लाने के लिए तो जो हारेगा वो पीछे चला जाएगा और वो लैंड उनकी हो जाएगी जो जीतेगा। और मोदी जी का क्या कैरेक्टर था इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं उसमें वो क्या 2014 की बात की फिल्म आपने दिखाई है इसमें? मोदी जी का कैरेक्टर ऐसा है, कामराज मिश्रा जो आर्मी का चीफ रहता है वो डिसीजन ले लेता है क्रिकेट मैच खेलने का। अच्छा। और जो डिसीजन मैच लेता है क्रिकेट खेलने का बॉर्डर पे, इट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन। जो प्रॉब्लम से घिरते जाता है और यहाँ तक आ जाती है कोर्ट मार्शल होने वाला है। हाँ। इन सब जो बटालियन है जो बॉर्डर पे उनका कोर्ट मार्शल होना है। अब मोदी जी के पास जाया जाता है कि मैच खेले या इनका कोर्ट मार्शल करें। अच्छा। मोदी जी डिसीजन लेते हैं मैच खेलने का। ठीक है, मतलब भाई कि 2014 के बाद की आपने इसमें फिल्म दिखाई है, तो इसलिए आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने उनकी कैरेक्टर को इसमें शामिल किया आपने। ठीक है, 2014 मतलब अभी करंट सोल्यूशन। हाँ ठीक। अच्छा, अमिताभ बच्चन के साथ भी हम फोटो देख रहे हैं, क्या फिल्म कांधार की है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं? तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ मुझे लगता है कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति अगर जाए मुंबई, या कोई भी एक्टर हो या डायरेक्टर हो, वो अमिताभ बच्चन जी के साथ रहना चाहेगा, काम करना चाहेगा, ये मुझे लगता है उनके चेकलिस्ट में जरूर होता है। तो हालांकि आपने एक फिल्म का जिक्र किया है कि बाप का नाम अमिताभ बच्चन, तो पहले कुछ इस स्टोरी के बारे में बताइएगा और एक्सपीरियंस कैसा था कांधार फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करने का? देखिए, मैं एक बात सिंपल कहना चाहता हूँ, जिसे भगवान ना मिले उसे अमिताभ बच्चन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। हाँ, अब यह अमिताभ बच्चन, देखिए मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का जो आनंद है, हाँ, जो आपको एक कहावत अगर आपने सुनी होगी, या कहावत नहीं अगर आपने सुनी होगी, जिसके साथ आप रहते हो ना, हाँ, वो आपकी एनर्जी बिल्ड करता है। हाँ, एनर्जी दे देता है। अमिताभ बच्चन जी वो है जो आपकी एनर्जी बिल्टअप करते हैं। मतलब टाइमिंग के इतने पंक्चुअल के 7 बजे आ जाएंगे, शाम के इतने पंक्चुअल के एक सीन देख लेंगे पूरे, उसके थ्रेड निकले। एक सीन था उनके बेटे के मरने का सीन था, चिता का सीन था। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 घंटा उन्होंने किसी से बात नहीं कर, जो एक चेयर पर लेकर बस मेडिटेट करते रहे कि मुझे सीन को परफेक्ट करना है। क्या तो शायद उनके लिए मेरे ख्याल से खेला बराबर हुआ, लेकिन उन्होंने 2 घंटा अपने आप को अंतर समाया। और फिर ब्रजेश जी, समय का में एक दो चीज मुझे आपसे और पूछनी है। पहले तो ये जो फिल्म आपकी है जिसके ऊपर अभी आपका काम चल रहा है, प्रोसेस है, बाप का नाम अमिताभ बच्चन, ये किस तरह की फिल्म है? क्योंकि आप अमिताभ बच्चन के साथ आप काम कर चुके हैं, और किस तरह का अप्रोच चल रहा है? क्या इसमें अमिताभ बच्चन के ऊपर कुछ दिखाया गया है, या अमिताभ बच्चन को आप इसमें लेना चाहते हैं फिल्म में? क्या कुछ आपकी सोच है इस फिल्म को लेकर? देखिए, मैं एक बात बता दूं, इसमें अमिताभ बच्चन जी हैं इस फिल्म में। मुझे सुनानी है स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट अभी तक पहुंची नहीं है उनके पास, उनके पास मैसेज पहुंच गया होगा। हाँ। तो मुझे उसकी सुनानी है, तो अभी इसके बारे में कुछ भी बोलना थोड़ा सा नहीं, ठीक है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप बटालियन 609 की आप शूटिंग कर रहे थे, हमें पता चला कि बीकानेर में वहां पर असली आर्मी वाले आप लोग के पीछे पड़ गए थे, बीएसएफ वाले पीछे पड़ गए थे। क्या हो गया था एग्जैक्टली? वो क्या हो गया था, हमारी भी फौज बीकानेर में एक्चुअली बीएसएफ है ही है। हाँ। और हमने भी वैसे ही कपड़े पहने थे, बीएसएफ जैसे कपड़े। तो हमारी आर्मी की जीप जा रही थी, उसको देख के वो बड़े परेशान हो गए कि ये कौन लोग हैं जो दूसरी आर्मी बन के घुस के भागे। तो हमको अरेस्ट किया गया, बीएसएफ ने पकड़ा हमें, हमारे से जांच पड़ताल की। हाँ। हमारे नकली गन्स देके उन्होंने बहुत सारे ऐसे। अच्छा, पहले ये बताइए, जैसे उन्होंने आपको घेरा, क्या पुलिस स्टाइल जो हम लोग देखते हैं फिल्मी स्टाइल में कुछ ऐसा घेरा आप लोग को, या बिल्कुल आप रुक गए और हैंड्स अप बोला आप लोग को, या नीचे लेटने के लिए बोला? क्या हुआ था, थोड़ा एग्जैक्टली बताइए उस वक्त। अब उन्होंने 4 डायरेक्शन में, जब हमारी गाड़ी बीएसएफ के बॉर्डर से निकली, उनके बगल से, तो उनकी 4 गाड़ियां निकली 4 अलग दिशाओं में ढूंढने के लिए, और हमारे दिशा में 2-3 गाड़ियां आई। अच्छा। एग्जैक्टली जैसे आप फिल्मों में देखते हो, उन्होंने गाड़ी रोक ली, अपनी सामने लगा दी। हाँ, गन वो तैयार थे कि अगर हमने कुछ अटैक किया तो दे कैन रिटेलिएट बैक। गाड़ी के डब्बा के लिए तो हमने सब धीरे धीरे बताना शुरू किया, हाथ ऊपर करके, भैया ये नकली गन है, ये लकड़े के दिखते हैं, और हमने हमारी आइडेंटिफिकेशन दी और ऐसा किया। फिर उन्होंने क्रॉस चेक किया। हाँ। सारी चीज कि हम लोग को कम से कम 1.5-2 घंटा वहीं खड़ा रहना पड़ा बताने के लिए कि हम शूटिंग पे जा रहे हैं, हमारी शूटिंग होती है वहाँ। हाँ। और फिर उन्होंने छोड़ा। फिर हमने राइटिंग में भी दिया रखते शाम को होटल में आके कि वी आर अ फिल्म पीपल, दिस इज आवर बैकग्राउंड, बिल्कुल। बॉम्बे ऑफिस। ब्रजेश, लेकिन इससे समझ सकते हैं कि हमारे देश की सेना कितनी स्ट्रांग है, और कितनी उनकी नजर हमेशा चाक चौबंद रहती है कि कोई भी हमारे देश का भी अगर कोई बॉर्डर तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो उनकी पूरी नजर रहती है और घेर के पकड़ लेती है वो। बहुत अलर्ट। बिल्कुल। चलिए ब्रजेश जी, समय कम है तो आपसे और चर्चा करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करते हुए, लेकिन आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुदय सितारे में आज हम रूबरू हुए निर्देशक ब्रजेश त्रिपाठी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।